नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इलास्टिसिटी का दूसरा वीडियो है ये आपका। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस के बारे में। अगर आप लोग इसके पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। और मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि इलास्टिसिटी में जो आपका टॉपिक है स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस क्या है। तो देखिए अगर जब बॉडी को, आपको मैंने बताया कि जब जो बॉडी इलास्टिक होगा उसके इंटरनल जो है फोर्स जनरेट होता है वो बॉडी के ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने के लिए जब हम उसको डिफॉर्म कर देते हैं तो वो जो बॉडी में ओरिजिनल शेप और साइज को जो है रिगेन करने वाला फोर्स जनरेट हुआ है, तो पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स जनरेट होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेस कहलाता है। उसको देखिए हम लोग लिखे हैं कि when the external deforming force act on a body, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट होता है मतलब अप्लाई होता है कोई बॉडी पर, then the particle of body is displaced। मतलब कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाएंगे तो उसके जो बॉडी का इंटरनल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, अपने जगह से वो डिस्प्लेस्ड होता है, खसक जाता है अपने ओरिजिनल जगह से। This displaced particle try to restore their original position। जब वो घसक गया है अपने ओरिजिनल पोजीशन से तो फिर वो चाहता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। तो ये बॉडी के अंदर जो पार्टिकल होता है उसमें जो है वो फोर्स जनरेट होता है कि वो अपने ओरिजिनल जो है पोजीशन में आ जाए। दिस डिस्प्लेस्ड पार्टिकल ट्राई टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। वो जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने का जो है कोशिश करता है। When the external force is removed, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तब। तो यही जो रिस्टोरिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब कि जितना उसके पर यूनिट एरिया में जनरेट हुआ रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेस कहलाएगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। तो देखिए हम लोग क्रॉस सेक्शन क्यों लिखे हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है आपका, ठीक है, इसमें जो है हम क्या किए, इस टाइप से इसको हम डिफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि इसको जो है लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो इसके फोर्स जो है कहाँ पे लग रहा है, तो फोर्स इसके क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, इसी डायरेक्शन में इसको हम लोग खींच रहे हैं। तब जो है ये क्या कर रहा है, जो हम लोग खींच रहे हैं तो डिफॉर्म हो रहा है, तो ये जो है मेनली इसके क्रॉस सेक्शन पर जो है फोर्स लग रहा है, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ऑफ बॉडी। ये आप लोग समझ गए। अब मान लीजिए कि ये बॉडी जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के बदले में लिख सकते हैं एरिया ऑफ द बॉडी, सिर्फ यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द बॉडी ओनली, एरिया ऑफ द बॉडी। अगर जब हम लोग इसके जो है क्रॉस सेक्शन के अलोंग फोर्स लगाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अगर जब पूरे बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो एरिया ऑफ द होल सरफेस हो जाएगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग आगे चर्चा करेंगे कहाँ पर क्रॉस सेक्शन लिखेंगे जो। तो आप समझ गए कि स्ट्रेस इक्वल टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ द बॉडी। और स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग एफ लिखेंगे और एरिया ये हो गया। इसका यूनिट क्या होता है भाई, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा यूनिट। अब देखिए ये तो इतना आप लोग समझ गए। कहीं कहीं पर लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स के जगह पर डिफॉर्मिंग फोर्स लिखा हुआ मिलेगा। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखिए जो बॉडी के अंदर अगर इसको हम लोग डिफॉर्म कर रहे हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स तो हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितना जो है फोर्स लगा करके, इसमें मान लीजिए कोई वेट हैंग करा देते हैं तो हम लोग जान जाएंगे वो कितना फोर्स से इसको जो है नीचे की ओर डिफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसके अंदर में कितना फोर्स जनरेट हुआ, इसके जो है जो डिफॉर्मेशन हुआ उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं है कि अंदर से बॉडी के अंदर कितना जो है रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जब बॉडी आपका फुल्ली इलास्टिक है तो जितना हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं उतना ही उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ।
तो रियल में जैसे कि यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स का ही वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो हम लोग मेजर कर नहीं सकते हैं और मान के चलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। ये आप लोग समझ गए इतना। अब स्ट्रेस कितना टाइप का होता है वो हम पढ़ते हैं। हाँ देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि स्ट्रेस जो है 3 टाइप का होता है। ये तीनों कौन कौन टाइप है भाई? तो देखिए, ये पहला जो स्ट्रेस का टाइप है उसको लॉन्गिट्यूडनल या फिर नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको सिग्मा एल से डिनोट करते हैं हम लोग। दूसरा जो स्ट्रेस है वो उसको हम लोग वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको सिग्मा भी से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो है शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा टी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका 3 टाइप का जो है स्ट्रेस हो गया। अब तीनों जो है 3 टाइप के बॉडी पर एक्ट होता है, ये हम जानेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल या फिर जो है नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या है और ये किस टाइप के बॉडी पर एक्ट होता है। तो देखिए, ये जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल जब बॉडी होगा मतलब 1 डायमेंशनल होगा। 1 डायमेंशनल कहने का मतलब है कि ऐसे जनरल लाइफ में तो 1 डायमेंशनल कोई भी चीज नहीं होता है, वो सिर्फ एक लाइन के अलावा। जैसे कि उसमें भी कुछ ना कुछ जो है उसका थिकनेस होता है, मतलब 2nd डायमेंशन में कुछ ना कुछ उसका लेंथ होता है। लेकिन जब उसका एक जो है डायमेंशन के कंपेयर में दूसरा डायमेंशन जो है उसका जो है लेंथ बहुत कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 डायमेंशनल बॉडी कहते हैं। जैसे कि ये पेन का लेंथ जो है मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है और उसका जो है डायमीटर जो है ओनली 0.5 सेंटीमीटर है या फिर 0.2 सेंटीमीटर है, तब उस केस में कहेंगे कि ये बॉडी क्या है? आपका 1 डायमेंशनल है। जैसे कि आपका धागा जो होता है, रस्सी होता है, ये सब क्या, इसको हम लोग 1 डायमेंशनल कहते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, अब देखिए, ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है? तो जब वेन द बॉडी इज 1 डायमेंशनल, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मतलब कि जब बॉडी 1 डायमेंशनल है और उस केस में आपने उसको डिफॉर्म करवाया है, तब उसके पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल या फिर नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। और ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फोर्स यहाँ पर हम लोग इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि होता है ओरिजिनल में रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, इस चलते लिखते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को ही। अब देखिए, ये कैसे एक्ट होता है? मान लीजिए कि ये बॉडी है आपका, ठीक है, ये जो है बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पर आपने जो है कोई फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करवा दिया, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई करवा दिया, तब क्या होगा? इसका लेंथ कुछ इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके जो है इस फोर्स के कारण जितना जो है इसके कहाँ पर फोर्स रहेगा भाई? तो मेनली इसके क्रॉस सेक्शन पर रहेगा, कुछ न कुछ इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया तो होगा ही, ठीक है। तो उस एरिया में जितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग निकालेंगे। तो फोर्स लिखेंगे जितना फोर्स हमने अप्लाई किया और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। तो ये समझ गए। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसी से भाई? तो इसको सिग्मा एल से डिनोट करते हैं और ये हो गया फोर्स बाई एफ बाई ए। इसका भी यूनिट वही हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेस को। आइए देखिए, ये जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है। ये कौन कौन 2 टाइप होता है भाई? तो उसको पहले देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस को जानने से पहले। तो देखिए, ये जो आपका फोर्स, मान लीजिए कि ये जो आपका 1 डायमेंशनल बॉडी है, इस पर फोर्स हम लोग 2 टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन सा टाइप होगा भाई? तो एक तो इसको हम लोग खींच करके बड़ा कर दें, ठीक है, मतलब कि इस पर टेंसाइल फोर्स लगा दें इसको खींच करके बड़ा करने के लिए, और इस टाइप से हम लोग खींचेंगे। और दूसरा कौन सा होगा भाई? कंप्रेसिव नेचर का हो सकता है
कि इस पर को जो है हम लोग इसको कंप्रेस कर दें, ठीक है, मतलब कि इसके लेंथ में हम लोग कमी ला दें, तभी जो है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही केस होगा। मतलब चाहे इसको खींच करके आप इसके लेंथ को बढ़ा दीजिए या फिर इसको जो है कंप्रेस कर करके इसके लेंथ को कम कर दीजिए, दोनों ही केस में ये क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जब इसको आप लोग खींच करके लंबा करेंगे तब वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और जब इसको आप लोग कंप्रेस करेंगे तब क्या कहलाएगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। तो एक हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। हाँ, तो देखिए ये जो है आपका ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया कि जब इसके लेंथ को आप बढ़ा रहे हैं, तब जब इसको डिफॉर्म करवा रहे हैं किस डायरेक्शन में, कि इसको जो है आप लोग इसके लेंथ को इंक्रीज करवाएं, तब वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। और जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब इनसाइड जब बॉडी फोर्स लगा रहे हैं, तब जो है ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे हम वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेस को। हाँ देखिए, तो आपका जो दूसरा टाइप है स्ट्रेस का वो कौन है भाई, तो वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेस। हम लोग इसको कहते हैं वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस, जिसको सिग्मा भी से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये जो वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेस है ये कैसा है भाई, तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर जब कोई सॉलिड बॉडी है तो उस पर ऑल अराउंड अगर जब फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो पेपर वेट है इस पर ऑल अराउंड जो है फोर्स अभी एयर का लग रहा है एवरी डायरेक्शन से, और इस पर जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि ये जो एयर बैलून है और इसको जो है इस फोर्स के कारण से ये क्या करे, कंप्रेस होने लगे। तो इस पर फोर्स क्या इधर से लग रहा था भाई, ऑल अराउंड फोर्स लग रहा था, इस कारण से ये जो है क्या हो जाएगा, आपका कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है फोर्स में क्या होता है, बॉडी पर ऑल अराउंड फोर्स लगता है। दूसरा केस, जब आप लोग बैलून में अंदर की ओर एयर फिल करते हैं तब क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वहां भी जो एयर का फोर्स है वो बॉडी के ऑल अराउंड एवरी डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो वो भी फोर्स आपका जो है बॉडी पर ऑल अराउंड लग रहा है और नॉर्मल लगता है, बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है फोर्स। तो ये जो क्या कहलाता है, जो पर यूनिट एरिया पर ये आपका फोर्स लग रहा है, ये आपका कहलाता है वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेस। तो उसको इस टाइप से हमने लिखा, When force are applied normally to a body, जब आपका फोर्स किसी बॉडी पर नॉर्मली लगता है, there is changes in its volume, और वो क्या करता है, उसके वॉल्यूम में चेंज करता है ऑफ द बॉडी, while its shape remains unchanged, लेकिन उसका शेप नहीं बदलता है। वॉल्यूम तो बदल जाता है लेकिन उसका शेप नहीं बदलना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेस का ये एक कंडीशन है कि जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया ऑल अराउंड, तब उसका शेप अनचेंज होना चाहिए, ओनली उसका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। तो उस केस में जो है क्या होता है भाई, कि द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी, तो जब फोर्स आपने डिफॉर्मिंग उस पर अप्लाई कर दिया है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि क्या होगा भाई, अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग कहाँ लिखा मैंने, हाँ, द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी, पर ये इनसाइड जो बॉडी आपका जनरेट हुआ कौन सा फोर्स है भाई, वो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जनरेट हुआ है बॉडी में, जो आपने ऑल अराउंड उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, उसके कारण वो क्या कहलाएगा, आपका बल्क या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस और क्या होता है, फोर्स बाय एरिया ऑफ द बॉडी। तो देखिए जैसे कि आपने ये बॉडी था, इसमें जो है बाहर से जब नॉर्मली फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऑल साइड, तब क्या होगा, इसका जो है वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी पर आपने जो फोर्स लगाया, इस पूरे स्फीयर का ये वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर का एरिया हो जाएगा। तो फोर्स जो आपने अप्लाई किया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्फीयर। और दूसरा केस ये है आपका कि आपका बॉडी के इनसाइड अंदर से जो है आपने फोर्स लगाया
और बॉडी जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो इस केस में जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो चाहेगा कि अपने ओरिजिनल जो है वॉल्यूम को गेन कर ले, मतलब कि वो जो है डिक्रीज करने वाला रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर जनरेट होगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फोर्स बाय एरिया ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग सिग्मा भी से डिनोट करते हैं, फोर्स बाय एरिया। इसका भी यूनिट वही हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया दूसरा टाइप का स्ट्रेस। देखिए जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। फिर इसके बाद हम अभी आगे बताने जा रहे हैं आपको शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए आपका जो तीसरे टाइप का स्ट्रेस है वो शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको देखिए शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों कहते हैं। देखिए ये जो आपका टेंजेंशियल है, मतलब कि टेंजेंशियल मतलब होता है किसी भी शेप के जो है टेंजेंशियल फोर्स लगना किसी भी बॉडी के। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से टेंजेंशियल या फिर शेयर, इसमें क्या होगा कि बॉडी का जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ओनली जो है उसका शेप चेंज रहेगा करेगा। और ये किस टाइप से होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले क्या बताया वो देख लिया, उसके बाद फिगर से समझ लेंगे। Keep the force is applied tangential to one face of a rigid body। जब फोर्स आपका टेंजेंशियली अप्लाई हो बॉडी के किस पर, तो एक ही फेस पर, एवरी फेस पर नहीं। जैसे कि ये आपका एक बॉडी है, इसके हम लोग इस फेस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी किसी भी फेस पर हम लोग जो है फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तब केस में क्या होगा भाई, हुज अपोजिट फेस इज फिक्स, इसके जो ये सब फेस होगा ये फेस जो है फिक्स कर रखेंगे, और इसके जो है एक टेंजेंशियल जो इसके परपेंडिकुलर जो फेस है उस पर हमने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर देयर इज ए चेंज इन शेप, तब क्या होगा उसके शेप में चेंज आ जाएगा ऑफ बॉडी एंड द वॉल्यूम इज अनचेंज, और उसका वॉल्यूम जो है अनचेंज रहेगा। देन द बॉडी इज कॉल्ड, तो इस केस में बॉडी को क्या कहेंगे, शियर, बॉडी इज कॉल्ड शियर। द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी, जो इसके कारण से जो इसके शेप में हमने चेंज लाया उसके कारण से क्या होगा, इंटरनल फोर्स जनरेट होगा डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, इसको ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए ओरिजिनल शेप। यही जो ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करने के लिए इनसाइड जो है फोर्स डेवलप हुआ, वही पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये क्या कहलाएगा आपका, शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए किस टाइप से लगता है, जो जैसे कि ये आपका क्यूबाइड शेप में भी बुक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसमें हम कि इसका जो है ये नीचे वाले फेस को फिक्स रहते हुए इस पर टेंजेंशियली, मतलब इसके जो टेंजेंशियल फेस है इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इस पर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। तब क्या होगा, सब जो है नीचे वाला जब फिक्स रहेगा और इस टाइप से फोर्स लगा दिए, तब क्या हुआ कि देखिए इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं किया लेकिन शेप जो है इसका चेंज कर गया, ठीक है। अब क्यूआइड ये नहीं रहा, तो ये जो है आपका बॉडी का जो इसमें लेंथ भी, जितना ये लेंथ था ये भी लेंथ चेंज नहीं किया, क्योंकि जितना वहां पर था उतना ही लेंथ अभी आपका ये यहाँ भी दिख रहा है, ये आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका ये वाला लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, शेप में चेंज होने पर भी ये जितना इस साइड में था लेंथ ये भी उतना ही रह गया, मतलब इसका जो है लेंथ में चेंज नहीं आया लेकिन शेप में चेंज आ गया। तो इसमें जो फोर्स किस टाइप से अप्लाई किया हमने, इसके एक फेस पर फोर्स अप्लाई किया, इसके कारण से इसका शेप जो है बदल गया। तो इस टाइप का जो फोर्स आप लगा रहे हैं बॉडी के एक बॉडी पर, वो क्या कहलाएगा, बॉडी के एक फेस पर टेंजेंशियल या फिर शेयर स्ट्रेस। तो जो पर यूनिट एरिया पर इसका जो फोर्स होगा, ठीक है, एक फेस का, चूंकि यहाँ पर जो है ऑल अराउंड आपने फोर्स नहीं लगाया,
तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, मतलब कि सिग्मा टी टेंजेंशियल जो आपका स्ट्रेस है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय, यहाँ पर सिर्फ जिस फेस पर आप जो है फोर्स लगा रहे हैं उसी का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया ऑफ द फेस विच फोर्स अप्लाई, फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा टी इक्वल टू हो गया फोर्स बाय एरिया ऑफ द फेस। यहाँ पर एक ही फेस का होगा, एवरी फेस के ऑल फेस के एरिया से मतलब नहीं है। इस फेस पर हमने फोर्स लगाया तो सिर्फ इसी का एरिया को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बस बाकी किसी भी फेस के एरिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो क्या होता है शेयर स्ट्रेस, कि जब आप लोग बॉडी के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, अनचेंज रहते हुए बॉडी के एक फेस पर फोर्स लगाइए तो वो जो आपका बॉडी क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका साइज जो है वही रहता है। जैसे कि जितना लेंथ ये यहाँ पर होगा उतना ही लेंथ ये यहाँ भी होगा। तो ये जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ तो शेप का, इसमें जो है कोई भी चेंजिंग नहीं है इसके वॉल्यूम में। ये आप लोग देखिए, इस टाइप से आपका बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गया, ओरिजिनल शेप से ये डिस्प्लेस्ड कर गया इस टाइप से। तो यहाँ पर यही है, तो ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेस। यहाँ पर बॉडी का सिर्फ एक ही फेस का एरिया को हम लोग कंसीडर करेंगे, अब फोर्स जितना आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर होता तो है ओरिजिनल में रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। अब देखिए आगे हम बताएंगे स्ट्रेन के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अगर जब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जो मैं नए वीडियो डालूंगा उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।